हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उसको हम आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि चैप्टर 3 से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उसे आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होगी। अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होगी। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 एम्पीयर विद्युत धारा को प्रवाहित करना होगा 0.25 सेकेंड तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, निम्नलिखित में से विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम पर ओम सेंटीमीटर जो होता है वह विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओम 1/ओम सेंटीमीटर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम पर सेंटीमीटर, ओम का -1 सेंटीमीटर -1 यानी कि इन्वर्स ओम, सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया विशिष्ट चालकता की इकाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय मात्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया है। डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक प्लस कॉपर के आयन बनता है जिंक आयन प्लस कॉपर। यह है डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह कितनी है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फैराडे विद्युत धारा की हमें आवश्यकता होगी जिससे हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या काम होता है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवकरण क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 मिनट लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि ए बी सी डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः 3.05 -1.66 0.40 और +0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो चार धातु दिया हुआ ए बी सी और डी और चारों के अलग अलग अवकरण क्षमता है। तो इसमें पूछा गया कि सबसे अधिक अवकरण क्षमता किसकी है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है उसकी अवकरण क्षमता सबसे अधिक है 3.05। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन सेल। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, Mn। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके H2 हाइड्रोजन और SO का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। यहाँ हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्साइड है, इसके घोल को जब हम एनोड पर मतलब कि विद्युत अपघटन करेंगे हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्साइड का, तो कौन सा गैस मुक्त होगा एनोड पर? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, O2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि सेल Zn AnSO4 CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है, उसका कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर का बना हुआ है कैथोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वह द्वितीयक सेल होता है, इसलिए 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि एक फैराडे का विद्युत कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? एक फैराडे विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.75 ग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? तो यहाँ डी का ऑप्शन जो है वो कट गया है, यहाँ CS हो जाएगा। तो किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीजियम। CS यानी कि सीजियम। सीजियम धातु की जो आयनन क्षमता यानी कि आयनन ऊर्जा होती है वह सबसे अधिक होती है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, CS। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन लैंथेनाइड्स अणुचुंबकीय हैं? निम्न में कौन लैंथेनाइड्स अणुचुंबकीय हैं? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, EU जो आयन है वह अणुचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले अपचयित होता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले अपचयित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, जिंक से अपचयित होता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले अपचयित होता है किससे? तो जिंक से। अगला क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया संभव नहीं है? कारण बताएं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaO + H2 + Ca + H2O जो ये है ये अभिक्रिया संभव नहीं है। बाकी के जब कोई चीज़ रिएक्शन करते हैं तो उसका कोई प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातुएं हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर, अर्जेंटीनम और एगेस्टस जो है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन प्रदान नहीं करती है।
CU कॉपर, AG सिल्वर, AU अर्जेंटीना मानी कि सोना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी AG यानी कि सिल्वर से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत प्रयुक्त होगी। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, जिससे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए प्रयुक्त होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आयोडीन है वह सबसे प्रबल अपचायक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है कि 4 तत्वों A, B, C और D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 + 1.50 -0.74 तथा +0.34 वोल्ट है। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। तो चारों में से सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि -2.90 जो है वह सबसे प्रबल अपचायक है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जो ए तत्व है वह प्रबल अपचायक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि Mg, K, Fe और Zn धातुओं की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है। Mg मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन और जिंक धातुओं की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा आयरन का, फिर जिंक का, फिर मैग्नीज का और सबसे अधिक पोटेशियम का है और सबसे कम आयरन का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा कि सेल स्थिरांक की इकाई है। निम्नलिखित में से सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंटीमीटर जो है वह सेल स्थिरांक की इकाई है पर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है कि सर्वाधिक चालकता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक चालकता किस धातु की है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी यानी कि जो चांदी है सबसे अधिक अच्छा कंडक्टर है विद्युत का। तो इसलिए यहाँ पूछा गया है कि सर्वाधिक चालकता किसकी है। तो चांदी की है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है कि विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा जब। तो जब मतलब कि क्या होगा जब विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जब सेल स्थिरांक का मान 1 हो तब विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल स्थिरांक का मान 1 हो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है कि 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.296 ग्राम कॉपर निक्षेपित होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें पूछा है कि किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। किसी विलयन की चालकता किसके समानुपाती होता है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयनन की संख्या के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता है। किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की कितनी आवश्यकता होती है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश की आवश्यकता होगी।
तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा है कि AlCl3 के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत की आवश्यकता होगी। एल्युमिनियम क्लोराइड के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत की कितनी आवश्यकता होगी? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा है कि 298 केल्विन पर निम्नलिखित अर्धशेल प्रतिक्रिया के लिए परम अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है। तो 298 केल्विन पर निम्नलिखित अर्धशेल प्रतिक्रिया के लिए परम अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो ये 4 जो है वह रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन 1 है ZNT एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद प्रोडक्ट बना ZN सॉलिड माइनस 0.762, फिर क्रोमियम है, फिर हाइड्रोजन है, इसी प्रकार से। और आगे एक स्टेटमेंट और है आयरन। उसके बाद पूछा गया है कि इनमें से सबसे प्रबल अवकारक कौन है? इन चारों में से सबसे प्रबल अवकारक कौन है? देख लीजिए फिर से, ये इतना है और उसके बाद चौथा है। तो इनमें से सही उत्तर को चुनना है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा, 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो जिंक है वो जिंक सबसे प्रबल अवकारक है। जिंक प्रबल अवकारक होने का कारण है कि जो यहाँ बन रहा है उसका मान वह सबसे अधिक है, इसलिए यह सबसे प्रबल अवकारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा है कि किसी मर्क्यूरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है? किसी मर्क्यूरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HgCl2 जो है वह मर्क्यूरी सेल में उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा है कि 1 कूलम बराबर होता है, 1 कूलम बराबर निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 कूलम के बराबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें पूछा है कि जब सेल प्रतिक्रिया समावस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय सेल का EMF होता है। जब सेल प्रतिक्रिया समावस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय सेल का EMF कितना होता है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा है कि किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर, जैसे कि धातु की प्रकृति पर, सेल में धातु आयनन की सांद्रता पर और ताप कर्म पर, तीनों पर निर्भर करता है। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है, क्यों कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर आयन जो होता है वह अवकृत हो जाता है, इसलिए उसे एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ZnSO4 जिंक सल्फेट को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन धातु कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सोना है वह कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया कि यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो सेल का क्षोभ वोल्टेज क्या हो जाएगा? यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो सेल का
क्या होगा, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य हो जाता है। जो सेल का जो विभव है वह शून्य हो जाएगा। तो 40 का सही उत्तर शून्य। अगला क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा है कि साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है। साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पोटेशियम तथा क्लोरीन का समान ट्रांसपोर्ट संख्या है कि कामना कर समान संख्या है। साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि पोटेशियम आयन तथा कैल्शियम आयन का समान ट्रांसपोर्ट संख्या है, इसलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा है कि जिंक कॉपर सल्फेट सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है। जिंक कॉपर सल्फेट सेल के लिए कौन सा कथन सही है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जिंक एनोड तथा कॉपर कैथोड का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें पूछा है कि 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है कितना, तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31.76 ग्राम तांबा को कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है 96,500 कूलम का विद्युत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा है कि विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल से 108 ग्राम Ag जमा कर सकता है, तो कितना विद्युत धारा की मात्रा होगी, जो विद्युत की मात्रा कितना हो जाएगी, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 फैराडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेल है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड स्टोरेज बैटरी जो है वह द्वितीयक सेल है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, F2। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, 47 का सही उत्तर ऑप्शन बी, सोडियम मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा है कि एक सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि पानी में क्या होता है, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पानी के इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया है, इसलिए पानी के इलेक्ट्रोड का जो विभव है वह शून्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा है कि KNO3 का संतृप्त विलयन लवण सेतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि KNO3 का संतृप्त विलयन लवण सेतु बनाने के लिए उपयोग क्यों किया जाता है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों पोटेशियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड की गतियां लगभग समान होती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें पूछा है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तक तनु कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होगी। यदि इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तक तनु कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 गुना बढ़ जाएगी उसकी चालकता। अगला क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछा है कि पोटेशियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। पोटेशियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद क्या होगा, 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। निम्न में से कौन एक अवरोधक है, तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमंड जो है वह एक अवरोधक है। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछा है कि लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षा करती है। लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षा करती है, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक प्लेटिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 54,
इसमें पूछा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होता है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 55 इसमें पूछा है कि Na3SO4 का विलयन कुछ अक्रिय इलेक्ट्रोड के प्रयोग द्वारा वैद्युत अपघटित होता है। इलेक्ट्रोड पर बने उत्पाद है। इलेक्ट्रोड पर बने उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए O2H2। क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें पूछा है कि समगलर सोने की चोरी सोने के ऊपर आयरन की परत लगाकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्मगलर है, स्मगलर सोने की चोरी सोने के ऊपर आयरन की परत लगाकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सोना आयरन की तुलना में ज़्यादा अपचयन विभव वाला होता है, इसलिए स्मगलर ऐसा नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा है कि एल्युमिनियम आयन विलयन से एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 ग्राम Al3 के 9 ग्राम को जमा करने में आवश्यक आवेश है। 9 ग्राम एल्युमिनियम को जमा करने के लिए कितना कूलम आवेश देना होगा। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 96,500 कूलम आवेश देना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया है कि एल्युमिनियम के जलीय विलयन से 9.65 एम्पीयर धारा गुजारने पर एल्युमिनियम के 1 मिलीमोल को जमा करने में आवश्यक समय है। कितना समय में 1 मिलीमोल जमा हो सकता है एल्युमिनियम का। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 मिलीसेकेंड। अगला क्वेश्चन है 30 सेकेंड का समय लगेगा 1 मिलीमोल जमा करने में एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा गया है कि एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से कितना होता है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतः आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें पूछा है कि जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गमनशीलता का सही क्रम है। जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गमनशीलता का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम फिर लिथियम। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन के विलयन का प्रतिरोध 2.5 × 10³ ओम प्राप्त हुआ। विलयन की तुल्यांकी चालकता है। विलयन की तुल्यांकी चालकता कितना हो जाएगा। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5 ओम से 0.5 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका तुल्यांक। अगला क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता क्या होगी। प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तनुता पर धीरे से बढ़ती है प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें पूछा है कि NaCl, KBr व KCl के लिए सीमित मोलर चालकताएं क्रमशः 126, 152 व 150 सेकेंड पर सेंटीमीटर मोल होती है। NaBr के लिए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 128 सेकेंड सेंटीमीटर इन्वर्स स्क्वायर मोल इन्वर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा है कि दिया है L/A बराबर 0.5 सेंटीमीटर इन्वर्स, R बराबर 50 ओम मीटर, N बराबर 1 वैद्युत अपघटनी सेल की तुल्यांक चालकता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल की तुल्यांक चालकता क्या हो जाएगी। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
100 हावर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 ग्राम तुल्यांक इन्वर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा गया है कि निम्न विलयनों में से किसकी सबसे उच्च वैद्युत चालकता है। निम्न विलयनों में से किसकी सबसे उच्च वैद्युत चालकता है, तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.1 मोल डाईफ्लोरोएसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा गया है कि कौन पदार्थ निम्न अभिक्रिया में अपचायक की तरह कार्य करता है। कौन पदार्थ निम्न अभिक्रिया में अपचायक की तरह कार्य करता है, तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो निकेल है। यह दिया हुआ है अभिक्रिया, तो इसमें अपचायक का कार्य कौन कर रहा है, तो निकेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक है, तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी HI। अगला क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया है कि सांद्रता को बिना खोए जिंक क्लोराइड विलयन किसके साथ संपर्क में नहीं रखा जा सकता। सांद्रता को बिना खोए जिंक क्लोराइड विलयन किसके साथ संपर्क में नहीं रखा जा सकता, तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी, तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ग्राम के समतुल्य हो जाएगा एक फैराडे विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। कब सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जब Ag ऋणात्मक होती है। 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि लोहे का संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। लोहे का संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से क्या है, तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन कैथोड बनाकर लोहे का संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा है कि जब सीसा संचयन बैटरी आवेशित होती है तब क्या होता है, तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जब सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। जब सीसा संचयन बैटरी आवेशित होती है तब सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा है कि जब कॉपर के तार का एक टुकड़ा जलीय सिल्वर लवण के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन नीले रंग का बन जाता है, यह होता है कब होता है, तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जब कॉपर का ऑक्सीकरण होता है तब कॉपर के तार का एक टुकड़ा जलीय सिल्वर लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन नीले रंग का हो जाता है कब, जब कॉपर का ऑक्सीकरण होता है तब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा है कि ईंधन सेल में निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं प्रयुक्त होती है। ईंधन सेल में निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं प्रयुक्त होती है, 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा है कि अगर E0 या फिर आयरन बराबर -0.411 वोल्ट व इलेक्ट्रॉन E0 या फिर 2 प्लस या फिर बराबर 0.771 वोल्ट हो तब या फिर प्लस 2 या फिर 3 आयन गिव्स 3 आयरन के 2 आयन हो तो अभिक्रिया का मान EMF होगा। तो अभिक्रिया का मान EMF में क्या हो जाएगा, तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.21 वोल्ट हो जाएगा। 75 का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया है कि अर्ध सेल अभिक्रिया A+ इलेक्ट्रॉन गिव्स A- बड़े ऋणात्मक आयनन विभव वाली होती है, यह क्या बतलाती है, तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह A आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा है कि जेडीएन गिव्स जेडीएन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस बराबर हो गया प्लस 0.76 वोल्ट एजी सॉलिड गिव्स एजी आयन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन तो बना -0.8 वोल्ट। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रारंभ में होगी? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभ में इस अभिक्रिया होगी जेडीएन गैस प्लस 2 एजी आयन एक्वस गिव्स जेडीएन आयन एक्वस प्लस 2 एजी सॉलिड। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा है कि निम्न अभिक्रिया देखिए जेडीएन प्लस सी यू आयन गिव्स जेडीएन आयन प्लस कॉपर। उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर कौन सा तथ्य सही है? उपर्युक्त कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक और जिंक आयन में ऑक्सीकृत होता है। जो जिंक है जिंक आयन में ऑक्सीकृत हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया कि ए बी व सी के मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.68 -2.5 व -0.5 वोल्ट होती है। उनकी अपचयन शक्ति के सही क्रम किस प्रकार से है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी फिर सी फिर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा है कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला होता है क्यों होता है? तो 81 का सही उत्तर ऑप्शन बी, क्योंकि इलेक्ट्रोड 5 विभव को शून्य माना जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 82 से पूछा है कि ए व बी का ऑक्सीकृत विभव क्रमशः प्लस 2.37 व 1.66 वोल्ट होता है एक रासायनिक अभिक्रिया में। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी को प्रतिस्थापित करेगा तब ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83 से पूछा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल अपचयन विभव के शब्दों में अपने बाएं इलेक्ट्रोड के लिए होता है। अपने बाएं व दाएं इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ दाएं लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ई बराबर हो जाएगा ई दायां माइनस ई बायां। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा है कि जेडीएन आयन कॉपर आयन और कॉपर एनोड कैथोड पर कौन सा होगा? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डैनियल सेल की यह अभिक्रिया है, यानी कि जेडीएन जिंक बनेगा जिंक आयन में, कॉपर आयन बनेगा कॉपर में। यह अभिक्रिया डैनियल सेल में होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा है कि सी आयन एजी आयन व एफ आयन का मान अपचयन विभव क्रमशः 0.40 0.80 तथा -0.4 होता है। निम्न में से सबसे प्रबल अपजायक कौन है? सी या फिर एजी या फिर एफ। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आयरन है आयरन आयन जो सबसे अधिक प्रबल अपचायक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा है कि सेल अभिक्रिया में कॉपर प्लस अर्जेंटीनम गिव्स कॉपर आयन प्लस एजी सॉलिड। ई नॉट सेल बराबर 0.46 वोल्ट। कॉपर आयनों की सांद्रता को दोगुना करके ई नॉट सेल हो जाता है। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा है कि 2 इलेक्ट्रॉनिक आवेशों को प्रयुक्त करने वाली सेल अभिक्रिया के लिए सेल का मात्रक विद्युत वाहक बल 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.295 वोल्ट पाया गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होगा, क्या हो जाएगा? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 ×
10⁻10। अगला क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो क्या होता है। तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन बी, जो 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा है कि स्वतः अभिक्रिया के लिए Ag साम्य स्थिरांक K व E सेल क्रमशः होगा। 89 का सही उत्तर ऑप्शन ए, निगेटिव बड़ा 1 से और पॉजिटिव के बराबर। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो धातु की चालकता क्या हो जाती है। 90 का सही उत्तर ऑप्शन बी, घटती है। तो आज के क्वेश्चन सीरीज में टोटल 90 क्वेश्चनों को देखे हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन सीरीज को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।